बच्चों, आज हम कक्षा 10 का गणित में जो अध्याय है बहुपद उसको सीखेंगे। तो इसमें आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या है और बहुपद के प्रकार क्या हैं। तो बच्चों, आज से पहले आपने जो पिछली कक्षाएं हैं उनमें बीजीय व्यंजक पढ़ा होगा। बीजीय व्यंजक कक्षा 6 से ही है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीज गणित का मतलब ही है, बीज गणित का मतलब है, बीज मतलब होता है ऐसी संख्याएं, चर संख्याएं, उनको बीज कहते हैं जिनका मान परिवर्तित होता है, जिनका मान हम निकालते हैं अचर संख्याओं के रूप में। जैसे कि दो संख्याएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा, चर और एक अचर। बीजीय व्यंजक इन चर और अचर संख्याओं से मिलकर बना होता है। अब आप देखते हैं चर को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी या किसी से भी इंडिकेट करते हैं। जैसे जिन चीजों के मान आप ज्ञात नहीं कर सकते, जिनका मान अंकगणित के द्वारा यानी अंकों के द्वारा आप ज्ञात नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम ये बीज रखते हैं और फिर उनका मान, ये जो एक्स वाई जेड है, इनको हम बीज कहते हैं या चर कहते हैं या इंग्लिश में वेरिएबल। तो इनका मान हम अचर के संख्याओं के रूप में निकालते हैं। अचर क्या है, 1 2 3, ये जो आपकी संख्याएं हैं ये सब क्या है, कुछ भी, कोई भी संख्याएं, ये है अचर। अचर यानी कांस्टेंट, इनका मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए इनको कांस्टेंट या अचर कहते हैं। चर या वेरिएबल, जिनका मान वेरी करता है, वेरी का मतलब बदलता है। तो अब इन्हीं से बनते हैं हमारे बीजीय व्यंजक। और एक जो पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, वो भी बीजीय व्यंजक ही है। तो बीजीय व्यंजक को हम कैसे लिखेंगे? अब ये देखिए, मैंने एक आसान सा बीजीय व्यंजक लिख दिया। ये भी एक बीजीय व्यंजक है। कितने पद का है? यहाँ पर देख रहे हैं कि आप, ये 2 पद का बीजीय व्यंजक है। पहला पद क्या है, 2a, और दूसरा पद है +3। अगर यहाँ पर हम इसको मिटा दें, यहाँ पर -3 कर दें, तो पहला पद होगा 2a और दूसरा पद होगा -3। माइनस को नहीं भूलना है, ये भी इस पद के अंतर्गत है, केवल 3 नहीं होगा, -3 होगा। तो ये हमारा कितना हो गया, द्विपदीय, 2 पद का है ना, तो द्विपदीय बीजीय व्यंजक या द्विपदीय बहुपद भी कहलाएगा ये। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले हम बहुपद के प्रकार बताएंगे, तब बहुपद की परिभाषा। तो ये भी बीजीय व्यंजक भी एक बहुपद है जिसमें कि 2 पद हैं। तो अब चर और अचर और बीजीय व्यंजक को आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं बहुपद के प्रकार और उसके बाद हम बीजीय व्यंजक की परिभाषा समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक होता है एक पदीय बीजीय व्यंजक, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, या एक पदीय बहुपद। तो पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं और घात के आधार पर भी। तो हम एक लिख रहे हैं बहुपद के प्रकार, किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। ये एक प्रकार के हो गए। दूसरा, अगर हम बहुपद के प्रकार लिखें, किसके आधार पर? घातों के आधार पर, यानी घात की कितनी संख्या है, यानी कितनी घात है, तो घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। तो इस तरीके से अगर हम जब बहुपद बहुत सारे लिख लेंगे तो हम अपने आप से उसको डिफाइन यानी डेफिनेशन उसकी दे पाएंगे। तो एक पदीय, अब देखिए पद लिख रहे हैं हम, एक पदीय। देखिए अब एक पदीय में क्या होंगे, 2x, ठीक है, खाली a, -3/2y, ये सब क्या है, एक पदीय बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक पद है। देखिए ये वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये सब क्या है, हमारे एक पदीय बहुपद। अब इसी तरीके से आकर आपसे कहा जाए कि द्विपदीय लिखिए, तो हम द्विपदीय ऐसे लिख सकते हैं, 3x - 2 हो गया। आप और भी कोई लिख सकते हैं, 2x² + x,
ये कितने पद का है? द्विपदीय। तो हम इसको क्या लिखेंगे? द्विपदीय बहुपद। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि एक पदीय द्विपदीय क्या होता है। तीसरा त्रिपदीय, जैसे हम ये लिख दें 5x² + 3x - 2, ये क्या हो गया? इसमें देखिए 3 पद हैं। कौन कौन से? 5x² 1, 3x 2 दूसरा पद हो गया, -2। यहाँ हमने 3x बोला, प्लस बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये पद हो गए। तो ये कौन सा हो गया? त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा, अगर पूछा जाए कौन से ये एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय है, त्रिपदीय, तो आप इसे आराम से जान लेंगे। अब इसी के बाद 3 पद के बाद वाले होंगे, या जिसमें 4 पद हो या 5 पद हो, तो उसको बहुपदीय बोलते हैं, यानी बहुत से पद वाला, यानी बहुपद। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमारा मान लीजिए ये x वेरिएबल में है, x वेरिएबल यानी x चर में। अगर हम किसी और चर में भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखें 5y³ - 3y² + 2y और +7, ये अपने आप से हम लिख रहे हैं। तो ये क्या है? बहुपद, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा है। देखिए त्रिपदीय है, ये बहुपद हो गया। इसके बाद हम बहुपदीय लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम पदों के आधार पर बहुपद निकाल सकते हैं। घात के आधार पर, अब घात के आधार पर जिसमें शून्य घात का भी होता है बहुपद। शून्य घात का देखिए, जैसे कि अगर हम लिखें एक ऐसा पद जिसमें कि x की, यानी जो वेरिएबल है, हम x ले रहे हैं वेरिएबल, या y ले रहे हैं मतलब चर, उसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर हम उसकी घात अगर शून्य है, जैसे अगर हमने लिखा 2, खाली 2 लिखा, 2 का मतलब क्या है? 2 अचर संख्या है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x, कोई भी जो वेरिएबल है उसकी घात क्या है? शून्य। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है उसका मान 1 होता है, यानी 2 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से, तो 2 ही आएगा ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x⁻0, यानी ये क्या है? शून्य घात का। इसकी घात कितनी है? शून्य। ठीक है, तो ये शून्य घात का बहुपद हो गया। दूसरा, अगर हमारा यहां पर 2x होता है, इसका मतलब x की घात कितनी है? 1, क्योंकि x एक बार आया है ना, तो x की घात कितनी है? 1। तो ये क्या हो गया? एक घात का बहुपद। ठीक है, तो ये एक घातीय है, एक घातीय बहुपद। ये शून्य घात का है। ये किस घात का है? शून्य घात। इसकी घात कितनी है? शून्य। तीसरा देखिए द्विघातीय, जैसे ये देखिए जो ये वाला बहुपद था, जो त्रिपदीय बहुपद है, ये 2 घात का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 घात का है। ठीक है, तो यहां पर जैसे यही हम अगर लिख दें +3x - 2, तो ये त्रिपदीय तो है, साथ में क्या है? द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद। और ये वाला देखिए, ये वाला बहुपद कितना है, कैसा है? इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, तो ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद। तो आप इसको भी लिख सकते हैं 5y³ - 3y² + 2y + 7, ये क्या है? त्रिघातीय। फिर उसके बाद 4 घात का, तो जिसमें जो वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल चाहे x मान लो, चाहे a मान लो, चाहे y मान लो, कुछ भी हो, उसकी घात जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसी तरीके से हम बहुपद के प्रकार निकाल सकते हैं, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। अब देख रहे हैं आपने यहाँ पर जो भी हमने बहुपद लिखे हुए हैं, सब में एक क्रम है। क्रम क्या है? या तो जो हमारा इसमें चर दिया हुआ है, चाहे वो x हो चाहे y हो, उसकी घातों को हमने या तो घटते क्रम में लिखा है या बढ़ते क्रम में। इसी तरह से लिखा जाता है किसी भी बहुपद को। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया है?
अवरोही क्रम में लिखा है, यानी घातें लगातार घट रही हैं। पहले y की घात 3 थी, फिर y की घात 2 हो गई, फिर y की घात 1 हो गई, फिर y की घात 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। या तो हम आरोही क्रम में लिखें या अवरोही में। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इस बहुपद को, तो यहाँ पर अगर हम लिखें बहुपद का मानक रूप, तो बहुपद का मानक रूप क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुपद का मानक रूप होता है किसी में या तो उसको आरोही क्रम में लिखा जाए घातों को, और या फिर अवरोही में। तो जैसे हमने यही वाला लिखा था, ये हम लिख रहे हैं अवरोही में, अवरोही क्रम में घातों के। तो ये हो गया, ये मानक रूप में हमारा लिखा हुआ है 2y + 7। अगर हम आरोही रूप में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में, तो हम इसको यहां से शुरू करेंगे, यानी बढ़ती हुई घातों के रूप में। x की घात यहाँ पर 0 है, वो y की घात यहाँ y में लिखा हुआ है, तो y की घात 0 है। फिर उसके बाद क्या है, प्लस का 2y - 3y² + 5y³। तो ये भी एक बहुपद, इस बहुपद का मानक रूप है जिसे हमने अवरोही आरोही क्रम में लिखा है। बीच में अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दें, यानी हम इसको ऐसे न लिखकर, अब ये तो आपने देख लिया, अगर हम इसको ऐसे लिख देते 5y³ + 2y + 7 - 3y², देखिए लिखा वही है, हमने इस तरह से बदल दिया, तो ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप में या तो घातें घटते हुए क्रम में आएंगी या फिर बढ़ते हुए क्रम में। तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। अब हमने ये सब समझ लिया है, अब हम बहुपद की परिभाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बहुपद में क्या क्या होता है, एक बहुपद में वास्तविक संख्याएं होती हैं और कोई भी क्या होता है, चर। जैसे हम बहुपद को लिखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, बहुपद के प्रकार आप जान गए हैं। px बहुपद की परिभाषा हम लिख रहे हैं, p का मतलब पॉलिनोमियल यानी बहुपद, किस चर के रूप में, x, जहां पर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आप मानक रूप समझ गए हैं कि हमें घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है x की। अगर हम x को यूज कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये वास्तविक संख्या है a0 x⁴0, यहां से शुरू करेंगे। देखिए हम बहुपद को लिख रहे हैं x की घात के बढ़ते हुए क्रम में, तो हम a1 x⁴1, a2 x⁴2, देखिए बढ़ रहा है a3 x⁴3। यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, आगे डॉट डॉट लगाएंगे an x⁴n। तो ये हो गया बहुपद की परिभाषा, ये बहुपद को डिफाइन करता है एक बहुपद को। ठीक है, तो अब उसमें इतना भी बहुपद हो सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा था द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद या घातों के रूप में बहुपद दिखाते, बहुत घातों के प्रकार। अब जहां पर ये क्या है, a0 a1 a2 ये सब क्या है, वास्तविक, an ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आप पहले ही पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं आती हैं, और परिमेय में पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं ये सब आती हैं। तो ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। और जो घात है, ये जो n घात है 0 1 2 3 से लेकर n तक, ये n जो है वो धनात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है, घात ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये भी मान जो है, ये घात जो है वो ऋणात्मक यहाँ पर नहीं हो सकती। हमने यहाँ शून्य घात से लिया है और n घात तक है, तो वो धनात्मक होगी। ठीक है, तो हाँ इस तरीके का एक बहुपद होगा। अब इसी तरीके से हम अगर कुछ बनाना है हमारा बहुपद, ये भी एक बहुपद है। देखिए हम घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, 7 + 2x + 3x²। ये देखिए ये इसी तरीके से लिखा हुआ है बहुपद, जिसमें कि यहाँ पर x⁴0 है, दूसरे में x⁴1 है, तीसरे में x⁴2 है, और 7 2 3 ये क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये एक बहुपद हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि बहुपद के प्रकार क्या है, बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। ये मैंने मानक रूप में लिखा हुआ है क्योंकि इसमें क्या है, x की पावर ये देखिए कुछ नहीं है, तो ये 0 है। तो ये क्या है, x की पावर के यानी x की घात के, पावर का मतलब घात, घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो ये है मानक रूप, और ये है हमने डिफाइन किया किसी भी बहुपद को। तो ये पूरा हम
इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बहुपद को। तो आज का आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम सीखेंगे कि बहुपद का हम मान कैसे निकालते हैं या शून्य कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।